सो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमको क्या बता रहा है? हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बता रहा है। वो बता रहा है कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर अगर हम उस लिमिट के बाहर किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जैसे हमने एक मेटल रॉड ले लिया और उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उस पर फोर्स धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका जो स्ट्रेन है और स्ट्रेस में किस तरीके से ग्राफ को हम समझ सकते हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आज स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व की। ओके, हम बात करेंगे स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व की। यहाँ पर हमने अगर हम इसका ग्राफ देखें तो जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमने स्ट्रेन लिया है, ओके, और वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस लिया है। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर इस ग्राफ को ध्यान से समझे तो ओ पॉइंट से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और ए पॉइंट तक अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है और इस ओ से ए ग्राफ को हम कहेंगे हुक्स लॉ। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? हुक्स लॉ। यहाँ पर वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। हमने इस हुक्स लॉ में क्या देखा था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना? तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। पर ए से बी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर वो वापस से अपने शेप को रिगेन तो करेगा पर वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब ए से बी के बीच में वो इस वाले पोर्शन के बीच में वो प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तो है ही सही, ठीक है, पर यहाँ ए पॉइंट तक वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर अंदर है। ए से बी के बीच में वो वापस से अपने शेप को रिगेन तो करेगा पर वो प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा और यहाँ पर उसके बाद में वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को छोड़ देगा, ठीक है। और उस पॉइंट को हम कहेंगे yield, ओके। हमारे पास में यहाँ पर लिखा है द रीजन बिटवीन O टू A द कर्व इज लीनियर। द रीजन बिटवीन O टू A कर्व इज लीनियर एंड इन दिस रीजन हुक्स लॉ ओबे, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पर इस O से A तक के बीच में हुक्स लॉ वैलिड होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन अप्लाइड फोर्स रिमूव। जब अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दोगे तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। दिस बॉडी इन दिस रीजन बॉडी बिहेव लाइक इलास्टिक बॉडी। ओ से ए के बीच में वो इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। इसके आगे हम देखते हैं इन रीजन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की हम बात करें, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। वो प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे पर बॉडी फिर भी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगी जब हमने उसका लोड रिमूव कर दिया। मतलब उसमें इलास्टिसिटी तो रहेगा पर वो प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगी। तो यहाँ ए से बी तक के कॉन्सेप्ट में इलास्टिसिटी तो है पर प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट को वो फॉलो नहीं करती है, इसलिए हम कहेंगे बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट। इसके बाद में उसका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बी पॉइंट को हम कहेंगे यील्ड पॉइंट, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिट, इलास्टिक लिमिट ही है वो। उसके बाद में लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी फिनिश हो जाएगा, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को इतना रिगेन नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं द करोस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज यील्ड स्ट्रेन। उसको हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेस, उस तक ही वो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को फॉलो कर पाएगा। आगे देखते हैं आगे हमारे पास में लिखा है इफ लोड इंक्रीज फर्दर, उससे भी ज़्यादा अगर हम लोड को सी पॉइंट से भी ज़्यादा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस डेवलप्ड एक्सीड द यील्ड स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीजेज रैपिडली इवन स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ही कम है और स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा है, तो वो यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर देगा और अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स और ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद और उन्होंने क्या पॉइंट लिखा है व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे एट पॉइंट सी
बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में अगर कोई पॉइंट सी देखें तो वहाँ पर वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगी क्योंकि वो इलास्टिसिटी को छोड़ चुकी है। इन दिस केस इवन व्हेन स्ट्रेस इज ज़ीरो, अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो स्ट्रेन ज़ीरो नहीं होगा, वो बॉडी ऑटोमेटिकली अपने शेप को चेंज करती रहेगी, है ना। और इसको हम कहेंगे परमानेंट सेट। ओके, सेट हैव अ परमानेंट सेट, वो अपने एक परमानेंट सेट की तरफ पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे द डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट पॉइंट डी। डी पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ चले जाएगा, मतलब परमानेंट उसका शेप वही हो जाएगा। द ग्राफ इज, यहाँ पर अगर हम डी पॉइंट पे देखें तो डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना, उसको हम कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और पॉइंट डी पर अल्टीमेट टेंसाइल उसको हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, एंड सिग्मा यू से वहाँ पर हम डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत बेसिक है जो हमको समझना है। यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम O से A तक जाते हैं तो वहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होगा, A से B जाएगा तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तो होगा पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, B से C के बीच में हम देखेंगे तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, D पॉइंट पर वो पूरा सेट हो जाएगा जिसको हम कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, इसके आगे हम देख रहे हैं बियॉन्ड दिस पॉइंट द एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इवन बाय रिड्यूसिंग द अप्लाइड फोर्स। हम अप्लाइड फोर्स को रिड्यूस करेंगे तो भी वो बॉडी अपना शेप चेंज करने लगेगा और फिर वो फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ मूव करेगा, मतलब बॉडी परमानेंट फ्रैक्चर हो जाएगा। इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस इज एंड फ्रैक्चर स्ट्रेस डी एंड, यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको समझना है। उन्होंने कहा है कि अगर अल्टीमेट स्ट्रेस एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी, मतलब ये डी और ई एक दूसरे के बहुत पास में है, तो इस टाइप की मटेरियल को हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है तो उसे हम कहेंगे डक्टाइल मटेरियल। ओके, ब्रिटल मटेरियल का मतलब बहुत जल्दी टूट जाएगा वो, और डक्टाइल का वो उसको हम और आगे ज़्यादा खींच सकते हैं, जैसे कि मेटल वायर जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं इसलिए हम वायर बना सकते हैं। तो उनका डी और ई पॉइंट जो होता है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इस ग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा, इसके सारे पॉइंट हमको अच्छे से समझना पड़ेंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको लिखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।